फ्रेंड्स, वेलकम टू माई अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। ठीक है, देखिए जो विकास के सिद्धांत है उसमें आपका एक सिद्धांत आता है विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत, यानी कि सेफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल, जो कि क्या कहता है, जो हमारा विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ चलता है। यानी जो बच्चा होता है सबसे पहले उसके मस्तिष्क का विकास होता है, सबसे पहले उसके सिर का विकास होता है, उसके बाद में जो उसके बाकी के अंग होते हैं उसका विकास होता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा विकास का सिद्धांत हो जाएगा, सेफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल, यानी कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी का मतलब ये कि सिर से पैर की तरफ। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो विकास है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, सिर से शुरू हो रहा है। ठीक है, और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ रहा है, तो आपका यहाँ पर सेफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल पूछता है, यानी कि समीपस्थ दूराभिमुखी सिद्धांत पूछता है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, बॉडी के सेंटर से शुरू होता है। ठीक है, हमारी बॉडी का सेंटर क्या होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है, वहाँ से हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है, विकास शुरू होता है। और जो फिर बाकी के बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका विकास होता है, जैसे कि जो हमारे हृदय होता है उसका विकास होता है, फिर उसके बाद में जो हमारी भुजाएं होती हैं उनका विकास होता है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल बोले तो आप बताएंगे कि केंद्र से बाहरी भाग की तरफ। ठीक है, यानी कि जो बॉडी का मध्य भाग होता है वहाँ से डेवलपमेंट शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ चलता है, ये आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल कहता है। और सेफ्लोकॉर्डल अगर आपसे पूछे तो सिर से पैर की तरफ, तो यहाँ पर हमसे सेफ्लोकॉर्डल ही पूछ रखा था, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, तो ये आपका क्या कहता है कि हर व्यक्ति के अंदर जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हर जो है व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो हर व्यक्ति की अलग होती है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। एक रूपता का सिद्धांत, तो इसकी भी यहाँ पर बात नहीं हुई है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अजेशन दे रखा है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। मैंने जो है इसके बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया हुआ था कि जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो शारीरिक विकास होता है, ये उसके जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास, इसी के अंदर आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी आ जाता है, इसको प्रभावित करता है। क्योंकि आपने कहावत भी सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो अगर आप जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो जो आपका मस्तिष्क का विकास होगा, जो आपके संज्ञान का विकास होगा, वो भी बेहतर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, आप समाज में अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है ये हमारे संज्ञान को भी प्रभावित करता है और हमारे सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है, तो अजेशन तो आपका सही है। यहाँ पर रीजन क्या दे रखा है, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात, इसका रीज़न भी आपका यहाँ पर सही दे रखा है। जो विकास के आयाम होते हैं कौन कौन से, अभी मैंने आप लोग साथ में डिस्कस किया, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट, और इसी के अंतर्गत आपका जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि भावनात्मक विकास। ये आपस में क्या होते हैं, अंतर संबंधित। ठीक है, यानी कि परस्पर जुड़े हुए होते हैं, तभी तो एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही दे रखी हैं, तो ए और आर दोनों ही सही, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है ए और आर दोनों सही है, और जो ए है ए की जो है आर सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखने में जो है बड़ा लग सकता है बट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। देखिए आपसे यहाँ पर क्रम ही पूछ रखा है। तो जो जीन पियाजे जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं, आप सभी को पता ही होगा कौन कौन सी। पहले तो इन्होंने बताई हुई है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी गामक अवस्था या फिर इंद्रिय गामक अवस्था भी इसी को कहते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरी इन्होंने स्टेज बताई हुई है वह है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। ठीक है, और जो थर्ड इन्होंने स्टेज बताई हुई है वह है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। और जो लास्ट इनकी स्टेज है वह है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा होता है 11 से लेकर के जो है 18 साल तक का होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने 4 स्टेज बताई हुई है। कौन कौन सी, सेंसरी मोटर स्टेज जिसे इंद्रिय गामक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और लास्ट जो स्टेज है इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमसे जो है इनका क्रम ही पूछ रखा है, तो क्या हो जाएगा,
फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर दे रखा है संवेदी चालक यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, उसके बाद में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और उसके बाद में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो बिल्कुल सही क्रम दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप जो इसको SPCF से याद रख सकते हैं, ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है जीन पियाजे की जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई है उसका सही क्रम है। यहाँ पर सेकंड में देखिए प्री ऑपरेशनल दे रखा है, गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका सेंसरी मोटर स्टेज आएगा, ठीक है, ये फॉर्मल दे रखा है, फॉर्मल तो लास्ट वाली स्टेज है, ये भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ में आपका दे रखा है सेंसरी मोटर स्टेज, बट यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल दे रखा है, जबकि सेकंड नंबर पर क्या आएगा आपका प्री ऑपरेशनल वाला आएगा, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर फिर से जो है जीन पियाजे से रिलेटेड ही क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में। जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए जो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, इसके बारे में अभी मैंने आप लोगों के सामने जो है बताया हुआ था। तो जो इनकी सेकंड वाली स्टेज होती है, कौन सी होती है, सेकंड वाली स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है, ठीक है। इसमें बच्चा जो है संरक्षण नहीं कर पाता है। संरक्षण क्या होता है इसको जरा यहाँ पर समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप बच्चे को 2 बीकर दे दीजिए, ठीक है, एक बीकर जो है लंबा दे दीजिए और एक बीकर जो है उसको चौड़ा दे दीजिए। दोनों में जो पानी की मात्रा है वो सेम रखिए, ठीक है। बट आप किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे जो कि 2 से 7 साल का है, तो वो क्या कहेगा कि नहीं, लंबे वाले में जो है पानी ज़्यादा है, जबकि दोनों में जो है पानी की मात्रा सेम है। बट बच्चे को यहाँ पर लगता है कि जो चीज़ लंबी है उसमें जो है पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, जो चीज़ चौड़ी है उसमें जो है पानी की मात्रा कम होगी, यानी उसका ध्यान सिर्फ शेप और साइज पे होता है, ठीक है, क्वांटिटी पे उसका ध्यान नहीं होता है। इसका एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर एक 10 का नोट दिया जाए और 10 के 10 सिक्के दिए जाए, ठीक है, तो वो सिक्कों को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सिक्के तो ज़्यादा हैं, नोट तो एक ही है ना। तो जो बच्चे का ध्यान होता है वो सिर्फ शेप और साइज पे होता है। बच्चा ये नहीं समझ पाता कि जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो तो सेम ही है तो वो 10 ही रुपये है ना। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है इस चीज़ को समझ जाता है। पियाजे की 3rd स्टेज में आ जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है, 7 से 11 साल तक का हो जाता है। तब वो जान जाता है कि अगर जो है आप उसको एक 10 का सिक्का दे दें या फिर 10 की एक नोट दे दें, बात एक ही है, दोनों जो है 10 ही रुपये, है ना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जो है पानी को डाल रहा है, तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है। यानी बच्चा जो है वो, अगर आप उसको एक लंबे बीकर में पानी दीजिए तो कहेगा इसमें ज़्यादा है, अगर चौड़े बीकर में पानी दीजिए तो कहेगा इसमें कम है, ठीक है। यानी उसका ध्यान किस पे, शेप और साइज पे, वो क्वांटिटी को नहीं समझ पा रहा है ना। तो इस बच्चे के अंदर क्या होगा, संरक्षण का अभाव होगा, संरक्षण कौशल नहीं होगा। ये बच्चा कितने साल तक का होगा, 2 से 7 साल का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं, यानी बच्चा जो है इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है कि जो क्वांटिटी है वो सेम है, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ शेप और साइज पे है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब बच्चा संरक्षण करना सीख जाता है, जब वो 7 से 11 साल तक का होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि बच्चा जो है कब संरक्षण करने लगते हैं, ठीक है। तो जब पियाजे की 3rd स्टेज में आते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं, तब बच्चे के अंदर जो है संरक्षण आ जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे ने वस्तु स्थायित्व नहीं हासिल की है। देखिए जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, जो वस्तु स्थायित्व है, वो बच्चे में जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है तभी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं। जीववाद सोच बच्चे के विचार को सीमित करती है। देखिए ये बात कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो जीववाद सोच है बच्चे के अंदर कब डेवलप होती है, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है। यानी वो क्या करता है, जैसे कि जो गुड़िया वगैरह होती है, जो खिलौने वगैरह होते हैं, उनको वो सजीव मानता है ना। यानी वो सोचता है कि इनमें भी जीव है, ये लोग भी खाना खाते हैं। जैसे देखा होगा छोटे बच्चों को आपने कि गुड़िया डॉल वगैरह वो खाना खिलाते रहते हैं, है ना। उनको लगता है कि इनमें भी जान है, तो बच्चा क्या करता है, निर्जीव चीज़ों को भी वो सजीव मानने लगता है। तो यही होता है आपका एनिमिज्म, यानी कि जीववाद सोच। तो ये बच्चे के विचार को सीमित नहीं करती है ना। ये बच्चे को जो है चीज़ों को जानने में हेल्प करती है। जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है फिर उसके बारे में जानता है, ठीक है, कि अच्छा नहीं ये तो निर्जीव वस्तु है ना। तो बच्चे का सीखने में हेल्प कर रही है, ये सीमित नहीं कर रही है। तो ये नहीं होगा। बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में असक्षम है, ठीक है। देखिए जो क्रमबद्धता है कि यहाँ पर किसी क्रम की बात हुई है, क्रम में लगाने की चीज़ों को बात हुई है, नहीं बात हुई। यहाँ पर तो संरक्षण की बात हुई है ना, शेप और साइज की बात हुई। तो ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और क्वेश्चन है किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षीय वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। देखिए जो लेव वाइगोस्की इन्होंने एक वर्ड की बात की है MKO, ये क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी हम उन्हीं व्यक्तियों से सीखना चाहते हैं जो हमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। मान लीजिए कि आप जो है दो फ्रेंड है, एक लोग की जो है यहाँ पर CDP अच्छी है, ठीक है, और एक लोग की यहाँ पर मैथ्स अच्छी है। तो अगर आपकी जो है CDP अच्छी है तो आप अपने फ्रेंड से सीखना चाहोगे क्योंकि उसकी CDP अच्छी है, ठीक है, बट आपकी मैथ नहीं अच्छी है तो आपको दूसरा जो आपका फ्रेंड है वो मैथ सीखने में हेल्प कर सकता है। तो हम उसी व्यक्ति से सीखना चाहते हैं जो कि किसी फील्ड में हमसे ज़्यादा नॉलेज रखता है ना। वो कोई बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है जो कि हमसे ज़्यादा जानकारी रखता हो, तो हम उससे उन चीज़ों को सीख सकते हैं, है ना। वो कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है किसी फील्ड में, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा, उसको अच्छी खासी नॉलेज है तो वहाँ से भी आप चीज़ों को सीखना चाहेंगे, है ना। या फिर आपके जो साथी समूह होते हैं उनसे भी आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, है ना। तो ये जो लेव वाइगोस्की वो यही कहते हैं कि जो हमसे जिस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज रखता है हम उन्हीं से चीज़ों को सीखना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसकी बात किसने की है, लेव वाइगोस्की ने की है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका यही सिंपल सा कहना है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने से जो ज़्यादा जानकार व्यक्ति होते हैं, जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, फिर जो उनके साथी समूह होते हैं, उन्हीं से चीज़ों को सीखना चाहते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जीन पैजे ने तो आप लोगों को बताया ही मैंने, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हुई हैं और यहीं से आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग हर बार जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहे हैं, ठीक है। इन्होंने 8 प्रकार की इंटेलिजेंस दी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग जिन्होंने की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। और ये चारों ही मनोवैज्ञानिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लगभग मान के चलिए कि आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इन्हीं लोगों के अराउंड घूमते हुए दिखेंगे, ठीक है। जो CDP का पोर्शन आपका आता है या फिर अदर सब्जेक्ट की बात कर ले तो भी इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन हो जाएंगे, कम नहीं होने वाले। तो इनको अच्छी तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। जो मैंने नोट्स में चीज़ें दे रखी हैं सिर्फ आपको उतनी ही पढ़नी है, उससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए फिर से यहाँ पर एक ही सेट में जो है एक मनोवैज्ञानिक के 2 क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं। कभी कभी तो आपको 3 से 4 भी देखने को मिल जाएंगे। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए और लेव वाइगोस्की का नाम हो तो ये 3 चीज़ों की बात करेंगे। कौन कौन सी? एक तो बात करेंगे समाज की, अगर आपको समाज दिख जाए तो आप उस ऑप्शन की तरफ चले जाइएगा। एक बात करेंगे कल्चर यानी कि संस्कृति की, इसके साथ साथ एक बात करेंगे लैंग्वेज की, यानी जो लेव वाइगोस्की वो क्या कहते हैं कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कल्चर संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और लैंग्वेज भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो ये 3 चीज़ों की बात करेंगे कौन? लेव वाइगोस्की। तो जब भी लेव वाइगोस्की की बात हो और संज्ञानात्मक विकास की बात हो तो आप जो है इन तीनों वर्ड को अपने ऑप्शन में जरूर खोजिएगा, किसी न किसी एक वर्ड को आपको अपने ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल गया संस्कृति यानी कल्चर, सेकंड वाला वर्ड देखने को मिल गया, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंडीशनिंग अनुकूलन, देखिए इसके बाद जो है व्यवहारवादी करते हैं। व्यवहारवादी के अंदर आपके कौन आ जाएंगे? थॉर्नडाइक आ जाएंगे, स्किनर आ जाएंगे, कोहलर आ जाएंगे, है ना। तो ये आपका होगा नहीं और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट की बात कौन करता है? तो ये करते हैं स्किनर, ठीक है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ ऑप्शन में ही आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। आनुवंशिकता, हेरिडिटी, तो हेरिडिटी की बात जो है लेव वाइगोस्की ने की ही नहीं है, इन्होंने सिर्फ समाज, ठीक है, इन्वायरमेंट की बात की है। इसलिए जो लेव वाइगोस्की उनकी थ्योरी की आलोचना भी की जाती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, जो जैविक पक्ष होते हैं, उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर C ऑप्शन करेक्ट है। मैंने 3 वर्ड बताया, सिर्फ 3 वर्ड को ध्यान में रखिएगा, समाज, कल्चर और लैंग्वेज, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि जो हार्वर्ड गार्डनर है वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर व और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस व्यक्ति के पास अपने बॉडी पर कंट्रोल करने की क्षमता हो, ठीक है, या फिर जो वस्तु वो ले रखा है, जैसे कि जो लोग बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं या फिर जो है बैट बॉल खेलते हैं, तो उनका क्या होता है, प्रॉपर अपनी बॉडी पर कंट्रोल होता है और जो वस्तु वो पकड़ के रखते हैं उस पर भी उनका कंट्रोल होता है कि किस तरीके से जो है इसको कहाँ पर
यूज करना है ना। इसके अलावा जो लोग सर्कस में काम करते हैं उनका भी अपनी बॉडी पर अच्छा खासा कंट्रोल होता है। तो इस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि होगी? शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर बॉडी की बात की जा रही है, शरीर और वस्तु की बात की जा रही है ना। तो एक वर्ड से जो अपने राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तर्क गणितीय बुद्धि किसके अंदर होगी? जो लोग कैलकुलेशन वगैरह ठीक से कर पाएँ, तर्क कर पाएँ, ठीक है, थिंकिंग कर पाएँ, सोच पाएँ चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर तो इसकी बात हो नहीं रही है। अंतः व्यक्तिक बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए, जब भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात होगी तो वहाँ पर जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की बात होगी, ठीक है। जो व्यक्ति दूसरों के विचार, मनोभाव, स्वभाव, दशा को समझ पाए, ऐसे जो मनोवैज्ञानिक वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों के विचार को बता पाते हैं, ठीक है, मनोभाव को बता पाते हैं, स्वभाव को बता पाते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है वो लोग बता देंगे, ठीक है। तो इन व्यक्तियों के पास होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। भाषाई बुद्धि किसके पास होती है? जिनकी कि अपनी भाषा पे अच्छी खासी पकड़ होती है, जैसे जो नेता हो गए, कवि हो गए, है ना। इसके अलावा जो न्यूज़ एंकर हो गए, है ना, इन लोगों के पास कौन सी बुद्धि होती है? भाषाई बुद्धि होती है, क्योंकि इनके पास जो अपने भाषा पे अच्छी खासी पकड़ होती है, कहाँ पर क्या बोलना है ना। तो यहाँ पर इसकी भी बात नहीं हुई है, यहाँ पर तो शरीर और वस्तु की बात हुई है। और ठीक है, जो व्यक्ति वो क्या कर पा रहा है, इन दोनों पर जो है कुशलतापूर्वक उपयोग करने की व्यक्ति के पास क्षमता है। तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि होगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अजेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। देखिए, बिल्कुल सही बात आपकी यहाँ पर हो जाएगी। जब एक टीचर के रूप में बच्चों को परियोजना कार्य दिया जाता है, ठीक है, सहयोग के थ्रू सिखाया जाता है, तो बच्चे जो है अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाते हैं। क्योंकि जब बच्चा सहयोग से चीज़ों को सीखता है, जो उसके साथी समूह होते हैं उनसे जो है मिलजुल कर चीज़ों को सीखता है, तो जो उसके विचार होते हैं वो यहाँ पर ओपन एंडेड होते हैं। क्योंकि बच्चा दूसरों के विचार को भी जान पाता है ना, कि जो उसके फ्रेंड सर्कल में जो फ्रेंड है वो किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चे की जो लर्निंग होती है बहुत ही अच्छी होती है। तो एजुकेशन तो सही दे रखा है। बच्चे अपने समकक्षीय से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब बच्चा अपने समकक्षीय जो उसके साथी समूह होते हैं उनसे बातचीत करता है, तो वहाँ पर जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके विचार भी सामने आते हैं। तो यहाँ से बच्चा जो है काफ़ी सारी स्किल्स भी सीखता है ना, कई सारी चीज़ें सीखता है। तो ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बी आपका यहाँ पर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि देख रखा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, बट दोनों ही सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। देखिए, जब भी हेरिडिटी की बात हो तो इसका संबंध किससे होता है? मेच्योरिटी से, ठीक है। जो हमारी मेच्योरेशन होती है वो हाईली किससे रिलेटेड होती है? हेरिडिटी से, आनुवंशिकता से, जो परिपक्वता होती है, ठीक है, कि हम कितने मेच्योर हुए, कितनी हमारी जो है हमारे अंदर मेच्योरिटी आई, ये कहाँ से आती है? हमारे अंदर हेरिडिटी, यानी हमें जो है जो चीज़ें अपने पेरेंट्स के थ्रू मिली या फिर जो हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं उनके थ्रू जो है हमारे अंदर डेवलप हुई। तो वो मैच्योरेशन से, परिपक्वता से, ठीक है, जो हमारी मेच्योरिटी होती है वो हाईली किससे रिलेटेड होती है? हेरिडिटी से, आनुवंशिकता से। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा था? स्कैफोल्डिंग, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बच्चे को ज़रूरत हो उसको संकेत या फिर इशारे देना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा कोई नई स्किल्स सीख रहा है, फिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है और किसी एक पॉइंट को वो सॉल्व करने में अटक रहा है, ठीक है, यानी उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो एज अ टीचर के रूप में जो आप बच्चे को थोड़ा सा हिंट प्रोवाइड कर दीजिए, संकेत दे दीजिए, इशारे दे दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? स्कैफोल्डिंग। उसको पाड़ या फिर ढांचा के नाम से भी जानते हैं या फिर मचान भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में अलग अलग नाम को देखने को मिलेगा आपका। और एक आपका वर्ड और देखने को मिला था, आलम्बन, ठीक है, आलम्बन। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो स्कैफोल्डिंग होता है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हालांकि आप जो इंग्लिश में याद करेंगे तो आपको एक ही वर्ड देखने को मिलेगा, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। यहाँ पर तीसरा क्या दे रखा है? एडॉप्टेशन, अनुकूलन। तो देखिए, ये जो वर्ड है आपका जीन पैजे के द्वारा दिया गया वर्ड है ना। तो ये आपका यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि इसकी बात की नहीं गई है। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? जैसे कि जिस तरीके का हमारा वातावरण होता है हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? अपनी बॉडी को अनुकूलित बना लेते हैं। जैसे कि गर्मियों में हम जो है जो हल्के कपड़े होते हैं वो पहनते हैं, ठंडियों में जो गर्म कपड़े होते हैं हम उस तरीके के कपड़े पहनते हैं ना। तो हम क्या करते हैं? एडॉप्टेशन करते हैं, अनुकूलन करते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसके साथ में दे रखा है समाजीकरण।
सामाजिकरण, और देखिए हम किस तरीके से समाज में व्यवहार कर रहे हैं, इसका संबंध किससे होता है, इन्वायरमेंट से होता है। ठीक है, कि जो इन्वायरमेंट होता है उसी में जो सामाजिकरण की प्रक्रिया वो होती है, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर हेरिडिटी की बात हुई है। और क्या पूछा है, हेरिडिटी यानी कि जो आनुवंशिकता होती है स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी एक बार जिस तरीके की हेरिडिटी हमको मिल गई वो लाइफ टाइम रहने वाले, उसमें हम कोई चेंज नहीं ला सकते। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी किसी फैमिली में सबकी हाइट जो है छोटी होती है, तो फिर जो बच्चे होते हैं उनकी भी हाइट छोटी ही होती है। क्यों? क्योंकि उनको हेरिडिटी ही उस तरीके की मिली हुई है ना। किसी किसी की आंखों का कलर जो है उनके पेरेंट्स का कलर, या फिर जो है जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें किसी की आंखों का कलर अगर ब्लू है, तो जो बच्चा होता है अगर उसकी आंखों का कलर ब्लू हो गया तो वो क्यों हुआ, उसकी हेरिडिटी के कारण, आनुवंशिकता के कारण। और ये बिल्कुल फिक्स्ड होती है, स्थायी होती है, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैच्योरेशन होती है, जो हमारी परिपक्वता होती है, इसका संबंध किससे होता है, हेरिडिटी से। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए जो प्रकृति होती है इसका संबंध किससे होता है, हेरिडिटी से, यानी कि आनुवंशिकता से। जो चीज़ें हमें नेचुरली मिली हुई है यानी प्राकृतिक रूप से मिली हुई है, तो जो हेरिडिटी है, जो हमारी आनुवंशिकता है, ये हमें नेचुरली मिली हुई है। ठीक है, यानी कि हमें प्राकृतिक रूप से मिली हुई है। और जो इसका पोषण होता है वो हम कहाँ पे करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में। अब जिस तरीके की हेरिडिटी मिल गई उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बट हम उसका जो है उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देते, तो हाँ कुछ चीज़ें जो है उसमें थोड़ी बहुत मतलब कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा अच्छा हो सकता है ना। तो जो प्रकृति पोषण विवाद है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित, तो मैं आप लोग को बता ही दिया। जो प्रकृति होती है इसका संबंध किससे होता है, हेरिडिटी से, आनुवंशिकता से। और इसका पोषण कहाँ करते हैं, विकास कहाँ करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों ही सही हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जब भी प्रकृति की बात हो यानी कि नेचर की बात हो तो आप जाएंगे हेरिडिटी के साथ में, और पोषण की बात हो यानी कि नर्चर की बात हो तो आप जाएंगे इन्वायरमेंट के साथ में। तो यहाँ पर दोनों की बात हो रखी है, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। सिंपल सी है कि आपका प्रकृति का मतलब ये हेरिडिटी और पोषण का मतलब ये इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के लास्ट क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्यूरीज रहती हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। या अलावा आप में से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ था सीटेट नोट्स को लेकर के। देखिए जो नोट्स है आपके वो सिर्फ सीडीपी के नोट्स है। ठीक है, अभी बाकी सब्जेक्ट के नोट्स आपके अवेलेबल नहीं है, बट जो लोग भी अभी सीडीपी के नोट्स को परचेज कर रहे हैं, वैसे तो प्राइस मैंने ऑलरेडी बहुत ही कम रखा हुआ है, तो जो लोग अभी सीडीपी के नोट्स को परचेज कर रहे हैं उनको मैं खुद के द्वारा हैंड रिटन जो मेरे नोट्स हैं, हिंदी पेडागोजी के नोट्स, जिसमें कि आपको जो कंटेंट की चीज़ें आती हैं 3 से 4 नंबर के, आपके जो ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, बाकी तो आपका पैसेज ही रहता है, तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी आप लोगों को। और इसके साथ साथ जो इंग्लिश पेडागोजी उसके नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो ये आपके जो है सीडीपी और जो आपका लैंग्वेज का आता है, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश के नोट्स मेरे पास जो है हैंड रिटन अवेलेबल है ना। तो ये लोग आप लोग जो है यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको सीडीपी के नोट्स के लिए ही पेमेंट करने पड़ेंगे, बाकी के जो दोनों नोट्स है मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।